हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे टेक्निकल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बैच चालू किया था मिशन पीडब्ल्यूडी के नाम से, तो वो पीडीएफ तो मिशन पीडब्ल्यूडी बैच में आपको प्रोवाइड करा दिया गया। ऑलमोस्ट वो बैच खत्म हो चुका है, जितना भी हमें कंटेंट प्रोवाइड कराना था। लेकिन क्या था कि हमने कहा था कि यूट्यूब पे हम पीडीएफ नहीं, आपको हम उसी कंटेंट को यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसी कड़ी में फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराई जाए। तो आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। तो अब कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द, अभी एग्ज़ाम काफ़ी आने वाले हैं, जैसे आरआरबी जेई CBT2 है, फिर एसएससी आ जाएगा, फिर यूपी ट्रिपल एससी जेई, तो और बाकी पीएसयू के काफ़ी एग्ज़ाम है। तो ये जो भी टेक्निकल के हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को या जितने भी वीडियो अब हम एक सीक्वेंस में लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज, आप लोग जरूर देखें और अपने साथियों तक भी शेयर करें, जिससे हमें भी लगे कि हाँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अच्छा लगे। बाकी जिनको पीडीएफ की ज़रूरत होगी या बैच से जुड़ना रहेगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर आपको नंबर मिले, आप वहाँ से बातचीत करके बैच से जुड़ सकते हैं। बैच की फीस 299 रुपये है। बाकी वही सेम टू सेम, बस आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। और अगर बैच से जुड़ेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। पिछली जितनी भी 3 से 4 बुक करवाई जा चुकी हैं, उनकी हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी। तो अगर बैच से जुड़ना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके बैच से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप आराम से यूट्यूब से ही, हम कोशिश है हमारी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, हम आपको यहीं पर ही करवाएंगे। आप अपने सुविधा के अनुसार बैच से जुड़ सकते हैं या जैसा भी आपकी इच्छा हो। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। स्पेशली अगर देखा जी यूपी ट्रिपल एससी जेई में यहाँ से 5 नंबर है। तो ये छोटा सब्जेक्ट है, इसको जल्द से जल्द आप लोग कवर कर लेंगे, 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आरआरबी जेई भी अभी आने वाला है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादातर यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम बस चेंज करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर तैयार कर लेते किसी भी एग्जाम का, तो कहीं न कहीं वो क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला है, देखिए क्वांटिटी है कि क्वांटिटी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो भी क्वांटिटी है उनकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है, किसमें मेजरमेंट किया जाता है, तो वो चीज़ दिया गया। ठीक, तो पहला है, देखिए पहला है कोलैप्सिबल गेट विथ रेल्स। कोलैप्सिबल गेट का मतलब आप लोग समझते हैं, घरों में जानते होंगे चैनल लगा रहता है ऐसे ऐसे करके, तो उनको मोड़ा जाता है तो एक में सट जाते हैं पूरा, तो वही है कोलैप्सिबल गेट। उसका जो मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर होता है, या मीटर स्क्वायर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर आप लोग दुकानों में जो शटर लगा हुआ होता है वही वो रोलिंग शटर होता है, उसकी भी यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर है। अगला है तीसरा एक्सपेंडेबल मेटल वायर नेटिंग। ठीक है, एक्सपेंडेबल वायर नेटिंग जो होता है उसका क्या मेजरमेंट है, स्क्वायर मीटर उसका भी है। फिर रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क जो भी है उसका क्या है, क्विंटन है या टन है। ठीक है, फिर आगे है रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। ये देखिए, आरसीसी वर्क अगर रहेगा, एक मिनट, आरसीसी अगर वर्क रहेगा तब तो क्यूबिक में उसको मापा जाएगा। ठीक है, CU या मीटर क्यूब में मापा जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क, मतलब आरसीसी वर्क में जो रेनफोर्समेंट यूज होता है उसका क्या यूनिट है। तो रेनफोर्समेंट का जो यूनिट है वो है क्विंटल या टन में मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे है, देखिए फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो मीन्स फ्लोर एरिया रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स बटे एरिया ऑफ प्लिंथ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। फ्लोर एरिया रेशियो का क्या फार्मूला होता है, तो होता है टोटल फ्लोर एरिया, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स बटे एरिया ऑफ प्लिंथ। अगला है द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज।
सबसे रियलिस्टिक या सबसे शुद्ध कौन सा एस्टिमेट होता है? डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। देखिए एस्टिमेट कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है, सप्लीमेंट्री होता है, रिवाइज्ड होता है, डिटेल्ड होता है, तो कई टाइप के एस्टिमेट होते हैं। तो सबसे रियलिस्टिक कौन सा एस्टिमेट होता है? वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, ठीक है। फिर और देखिए कुछ टाइप ऑफ वर्क हैं, उनके मेजरमेंट लिखे हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, ये सब ही आप लोग याद रखेंगे एकदम। देखिए डैम प्रूफ कोर्स होता है, डीपीसी को किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। फिर फॉर्म वर्क, ठीक है, फॉर्म वर्क किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर। फॉर्म वर्क का मतलब समझते हैं? जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आप लोग देखते हैं ये मतलब चिनाई के लिए बांस बल्ली ये सब चीजें लगती है, या कहीं पर भी जब स्लैब की ढलाई होती है तब भी देखते हैं फॉर्म वर्क लगा होता है, तो उसी को फॉर्म वर्क बोला जाता है, तो उसको मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। फिर अगला है कंक्रीट जेफ्रीज और जाली वर्क। जाली वर्क जहाँ थिकनेस स्पेसिफाइड रहे, तो जाली वर्क का अगर कहीं काम हो रहा है, जैसे जानते हैं जब ग्रिलेज फाउंडेशन पड़ता है तो वहाँ जाली बिछाई जाती है, तो वही कंक्रीट जेफ्रीज या जाली वर्क उसी को बोला जाता है। तो उसको किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर आरसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट का छज्जा अगर कहीं पर है तो उसको किस में मेजर किया जाता है? मीटर क्यूब में। देखिए रेनफोर्समेंट और आरसीसी वर्क या मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, तो आप लोग यहाँ से बता देते हैं हम। देखिए रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट हो गया ये, और आरसीसी ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब सीमेंट कंक्रीट है उसमें क्या किया गया? रेनफोर्समेंट डाला गया है, तो क्या बन गया? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बन गया, ठीक, आरसीसी बन गया। ये रेनफोर्समेंट को जब कंक्रीट में हम लोग मिला देते हैं तब क्या बनता है? आरसीसी बनता है आपका, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनता है, ठीक। इसको जब रेनफोर्समेंट को मेजर हम लोग करते हैं तो क्विंटल या टन में करते हैं, ठीक है। और आरसीसी को जब मेजर करते हैं वो मीटर क्यूब में करते हैं। तो आरसीसी का कोई भी काम रहेगा वो जहां भी यूज हो रहा है तो वो मीटर क्यूब में ही या क्यूबिक में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गया। फिर आगे है द नंबर ऑफ ब्रिक्स कन्वेंशनल साइज। कन्वेंशनल साइज की ब्रिक जो है रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर 1 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है आपका ब्रिक ऑन एज सोलिंग, और एज सोलिंग पे अगर इसमें हम लोग सोलिंग किया जाए, एज पे खड़ा किया जाए ब्रिक को, तो कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी? तो 54 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 54 ईंटों की जरूरत पड़ेगी 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ गए होंगे। एक बार और देखिए, 1 स्क्वायर मीटर एरिया है, ठीक है, इसमें हम लोग को ब्रिक की सोलिंग करना है, और सोलिंग करना भी है तो इस पे देखिए एक होती है फ्लैट सोलिंग, एक होती है एज सोलिंग होती है, ठीक है। एज सोलिंग का मतलब ये है ना कि अब जैसे चपटी ईंट जैसे वो फ्लैट हो जाएगी, अगर उनके कॉर्नर पे आप खड़ा कर देंगे तो उसी को एज सोलिंग मतलब किनारे पे खड़ा कर दिया गया है। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है, एज सोलिंग किया जाए, इसमें एज पे मतलब खड़ा किया जाए, ऐसे मान लीजिए एज पे ही है, मतलब 10 सेंटीमीटर वाला एज पे हिस्से पे ही खड़ा किया जाए, किनारे पे खड़ा किया जाए, तो इसमें कितने ईंटों की रिक्वायरमेंट हमें होगी? 54 ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया एसएससी जेईई में। द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से एनुअल डिप्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या निकाला जाता है? एनुअल डिप्रेसिएशन निकाला जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है? तो देखिए ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे लाइफ इन ईयर, ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आगे है द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मसन शुड बी, ठीक। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क मतलब अगर चिनाई का काम मतलब ब्रिक वर्क का काम फाउंडेशन और प्लिंथ में हो रहा है तो एक दिन में एक मिशन मतलब मिस्त्री होता है, एक दिन में मिस्त्री कितना काम कर सकता है? 1.25 मीटर क्यूब। सीधे सीधे पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मतलब एक मिस्त्री जो है ब्रिक वर्क का काम फाउंडेशन और प्लिंथ में अगर कर रहा है तो कितना एक दिन में वो काम कर सकता है? 1.25 मीटर क्यूब कर सकता है। देखिए सुपर स्ट्रक्चर में अलग होगा, लेकिन ये देखिए स्पेशली कहाँ बोला है? फाउंडेशन एंड प्लिंथ में।
तो फाउंडेशन प्लिंथ भी कितना कर सकता है 1.25 मीटर क्यूब। अगला है द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट। देखिए शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, लीस्ट काउंट एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको कि कितना लीस्ट काउंट वुड के केस में वुड वर्क का काम अगर कर रहे हैं तो कितना अलाउएबल है, कितना नियरेस्ट, तो कितना है 0.002 है। फिर अगला है इफ डी बी द डायमीटर ऑफ एमएस माइल्ड स्टील ऑफ टोर स्टील बार इन एमएम। ठीक है, डी को किस में रखा गया है, एमएम में रखा गया है। द स्टैंडर्ड वेट इन केजी पर मीटर ऑफ द बार। ठीक, मतलब माइल्ड स्टील का अगर टोर स्टील बार है, ऐसे मान लीजिए टोर स्टील ये बार है, ठीक है, इसका डायमीटर जो है डी है, और अगर इसका कोई पूछ ले, इसका मान लीजिए लंबाई 13 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर का इसका कोई वेट पूछ ले, आपको कैसे निकालना है, सीधे सीधे फार्मूला है यही फार्मूला 0.00618 टी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखेंगे, माइल स्टील के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए माइल्ड स्टील है 13 मीटर की, ठीक है, 13 मीटर की माइल्ड स्टील है और इसका डायामीटर मान लीजिए 10 mm का है, 10 mm का डायमीटर, ठीक है, तो पूछ लेता है 1 मीटर स्टील की वेट बताइए। तो सीधे सीधे इसी फार्मूले में आप लोग वैल्यू रखेंगे, टी का मान mm में रखेंगे, तो सीधे सीधे 0.00618 डी स्क्वायर में डी का वैल्यू mm में रख देंगे आप लोग, तो जो कैलकुलेशन करने वो सीधे गुणा कर देंगे 0.00618 से, तो जो भी वैल्यू आएगा वो जो वेट आएगा वो किस में आएगा, केजी में ही सीधे सीधे आ जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है देखिए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ द करंट रेट्स। ठीक है, अब उसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल ऑफ रेट बोला जाता है। ठीक, शेड्यूल ऑफ रेट किसे बोला जाता है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क, मतलब ऑल आइटम ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ करंट रेट्स, क्या होगा, शेड्यूल ऑफ रेट। अब देखिए हम समझाते हैं आपको। इसका कहने का मतलब ये शेड्यूल ऑफ रेट ये है कि इसमें जो है आपकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका रेट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शेड्यूल SOR होता है शेड्यूल ऑफ रेट, एक होता है एनालिसिस ऑफ रेट। ठीक है, इसमें जो होता है क्वांटिटी के साथ आपका रेट नहीं दिया होता है, उसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल ऑफ रेट बोला जाता है। और एनालिसिस ऑफ रेट में क्वांटिटी के साथ उसकी जो होती है रेट दिया होता है, उसे एनालिसिस ऑफ रेट बोला जाता है। ये मेजर डिफरेंस है, आपको बता दिए सीधे सीधे में, आदमी को बहुत ही स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग यहाँ से ध्यान से इसको जहन में बैठा ले अपने। अगला है देखिए द फ्लोर एरिया इंक्लूडेड द एरिया ऑफ बालकनी। फ्लोर एरिया होता है, देखिए कई प्रकार की एरिया बिल्डिंग में होती है, आप लोग पढ़े ही होंगे, फ्लोर एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, ठीक है कई प्रकार के एरिया होते हैं। तो फ्लोर एरिया में बालकनी के 50% एरिया को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये चीज़। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज चीफ इंजीनियर। जैसे इसका कहने का मतलब ये है PWD में कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में जुड़ा होता है, तो कौन होता है, चीफ इंजीनियर होता है। जैसे जानते ही हैं जो हायरार्की बनी हुई है, सबसे नीचे होता है JE, फिर AE, फिर एक्सियन, ठीक, फिर SC, ऐसे ऐसे बना होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, CE होता है, मतलब चीफ इंजीनियर होता है। तो चीफ इंजीनियर जो PWD का होता है वो क्या होता है, सीधे सीधे गवर्नमेंट से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में उसका संपर्क रहता है, गवर्नमेंट के संपर्क में सीधे रहता है चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो यही पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन था द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, कौन है, चीफ इंजीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर ऑफ डोर्स एंड विंडोज इन कैलकुलेटेड, मतलब क्वांटिटी ऑफ वुड जो होता है शटर एंड विंडो के लिए, जब उसका क्वांटिटी निकालते हैं उसको किस में मेजर करते हैं,
मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगला है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन ईटीसी इज नोन एज बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन, बुक वैल्यू किस पे बेस्ड होती है? परचेज वैल्यू और डेप्रिसिएशन पे। जैसे आज कोई चीज़ हम मान लीजिए परचेज कर रहे हैं, आज उसकी बुक वैल्यू मार्केट में मान लीजिए 50,000 है, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वही जो आज 50,000 में आपने जो चीज़ परचेज की है, आगे चल करके 2 साल 10 साल के बाद ये तो जरूरी थोड़ी ना कि 50,000 में ही बिकेगी या उसकी वैल्यू 50,000 ही है, ऐसा तो है नहीं, कम होगा, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ है तो अगर कम होगा तो क्या होगा? डिप्रिसिएशन हो रहा है, कुछ कमी हो रही। तो वही कहने का मतलब इसके बुक वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? बुक वैल्यू परचेज वैल्यू और डिप्रिसिएशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मार्केट में कुछ दिनों के बाद उस चीज़ का रेट या किसी भी चीज़ का रेट क्या होगा, उसी को बुक वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली 12 mm। जो भी हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं दीवारों पे, कितना उसकी जो थिकनेस होती है कितना होती है? 12 mm नॉर्मली हम लोग रखा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से मिलते ही रहते हैं। इस वजह से आपको करवाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। देखिए द यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डिप्रिसिएशन, देखिए एक बार पीछे क्वेश्चन है, दूसरी बार रिवाइज हो गया यहाँ पर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन निकालने का जो फार्मूला ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे लाइफ इन ईयर। अगला है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग इज नोन एज जंक वैल्यू। ठीक है, जंक वैल्यू को ही दूसरा नाम से बोला जाता है साल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है हिंदी में, देखिए द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, डिजाइन किया जाता है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, तो उसका डिजाइन पीरियड अगर खत्म हो गया, जैसे यूजफुल लाइफ उसी को बोला जाता है या डिजाइन पीरियड बोला जाता है उसी को, उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया, कोई भी सामान है कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी यूजफुल लाइफ जितने साल के लिए वो डिजाइन हुई थी वो खराब हो गई, लेकिन ये है अभी गिरी नहीं है, वो मतलब अपने सही हालत में है। मतलब जैसे बिल्डिंग है 10 साल के लिए मान लीजिए डिजाइन हुआ, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 साल के लिए डिजाइन हुआ, लेकिन 10 साल खत्म होने के बाद ऐसा नहीं बिल्डिंग गिर गई, गिरी तो है नहीं, तो अपने खड़े अवस्था में, ठीक है, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, मतलब खड़े अवस्था में जैसे वो थी बिल्डिंग वैसे ही है, उस अवस्था में उस प्रॉपर्टी को जो भी वैल्यू होगा खड़े अवस्था में उसको क्या बोला जाता है? जंक वैल्यू बोला जाता है या साल्वेज वैल्यू बोला जाता है। मतलब बिना गिरे हुए ऐसे ही अगर मान लीजिए उसको बेचा जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, तो वो क्या बोला जाता है? जंक वैल्यू या साल्वेज वैल्यू बोला जाता है। अगर वही डिसमेंटल्ड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टी है डिजाइन पीरियड या यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद अगर वो गिर गई, डिसमेंटल्ड कर दिया, तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उसको स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कौन से वर्क को इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो कोर्टयार्ड एरिया होता है। ठीक है, कोर्टयार्ड मतलब आंगन का एरिया जो होता है, खुला हुआ आंगन का एरिया, उसको प्लिंथ एरिया में हम लोग इंक्लूड नहीं करते। सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में किस प्रकार के एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन बना देगा आपका, बालकनी बना दिया, कोर्टयार्ड बना दिया, वाल बना दिया, यही से 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कोर्टयार्ड एरिया मतलब आंगन का एरिया प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में हम लोग इंक्लूड नहीं होता है, नहीं करते हैं। फिर देखिए टाइप ऑफ वर्क पूछा जाता है कि कभी कभी कि इससे इतने हजार के नीचे है अगर तो किस प्रकार के वर्क में आएगा। तो देखिए रेंज लिखा गया है, 20,000 से अगर कम का कोई काम है, ठीक है, तो पीटी वर्क बोला जाता है। अगला फिर 20,000 से अगर 1 लाख के बीच में तो माइनर वर्क, अगर 1 लाख से ऊपर का वर्क है तो उसे मेजर वर्क बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे है मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन डिटेल्ड एस्टिमेट।
मोस्ट एक्यूरेट सबसे एस्टिमेट पहले ही बता दिए कौन सा मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। अब इसके बाद जो वैल्यू आती है जो भी एस्टिमेशन होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है, ठीक। वन ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं ब्रिक की साइड 20 10 10 होता है, ठीक है। तो अगर थिकनेस अगर वन ब्रिक की देखा जाए तो अगर बिछा दिया जाए तो कहीं पर भी रद्दे में लगाया जाए तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा रफली। आगे है, एक सेकंड देखिए, फाइंड डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज 0% होता है, ठीक है। कोई भी सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो पहले 5 साल उसकी जो डिप्रिसिएशन होती है मतलब उसमें 0% की कमी होती है। कोई मान लीजिए आरसीसी का काम हुआ है तो पहले 5 साल में जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें मान लेते हैं कि अभी इसमें डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है, उसका डिप्रिसिएशन कितना है, 0% है। 5 साल के बाद जो है डिप्रिसिएशन उसका चालू हो जाता है, ठीक। एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होते हैं, वायरिंग को किस में हम लोग काउंट करते हैं एस्टिमेट में बनाते समय, नंबर ऑफ पॉइंट्स में काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपको फैन लगाना हुआ, लाइट लगाना हुआ, बोर्ड लगाना हुआ, ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ पॉइंट में हम लोग वो मतलब काउंट करते हैं एस्टिमेट बनाते समय। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स जनरली नॉट एप्लीकेबल टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आवासीय भवनों में कौन सा टैक्स नहीं लगता है जनरली, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स लगेगा, हाउस टैक्स लगेगा, कई प्रकार के टैक्स लगेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, लेकिन सेल्स वाला टैक्स नहीं लगता है आपके, ठीक। आगे है, द वैल्यू ऑफ डिमोलिश्ड मटेरियल इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। हमने देखिए ऊपर ही बताया कि स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू या उसी साल्वेज वैल्यू को जंक वैल्यू बोला जाता है। जंक वैल्यू क्या था, विदाउट डिसमेंटल्ड, देखिए डिमोलिश्ड हो गया, विदाउट डिमोलिश्ड जब होगा तो क्या होगा, जंक वैल्यू होगा, जंक या साल्वेज, इसी को बोला साल्वेज वैल्यू हो जाएगा। और जब डिमोलिश्ड हो गया तो कौन सा हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। बस यही वर्ड, दो की वर्ड याद रखिए आप लोग, डिसमेंटल्ड है या नहीं डिसमेंटल्ड है, विदाउट डिमोलिश्ड है या डिमोलिश्ड है। डिमोलिश्ड रहेगा तो स्क्रैप वैल्यू, विदाउट डिमोलिश्ड है, डिजाइन पीरियड दोनों का खत्म हो गया तो वहां पर जंक या साल्वेज वैल्यू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाते समय, क्वांटिटी निकालते समय किस मेथड का यूज करता है, सेंटर लाइन मेथड का यूज करता है। जानते हैं क्वांटिटी निकालने के लिए बिल्डिंग एस्टिमेशन की तीन मेथड है, सेंटर लाइन मेथड है, लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल क्लास मेथड है, ठीक है। लेकिन पीडब्ल्यूडी कौन सा यूज करता है, सेंटर लाइन मेथड यूज करता है। एन एस्टिमेट इज प्रोबेबल कास्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एस्टिमेट किसे कहते हैं, एस्टिमेट क्या होता है, तो एस्टिमेट जो होता है वो प्रोबेबल कास्ट होता है। सीधे सीधे पूछेगा कोई एस्टिमेट क्या है, तो क्या है, प्रोबेबल कास्ट है, ठीक है। प्रोबेबल कास्ट किस चीज का है, जो भी आपको आगे चल करके कंस्ट्रक्शन करना है या जो भी निर्माण काम करना है या कोई भी काम आपको करना है आगे चल कर, तो हम लोग एक दिमाग में रफ आइडिया रखते हैं ना कि इतना पैसा लगने की संभावना है, लेकिन ये तो है नहीं, उतना ही लगता है या तो उससे कम लगता है या ज़्यादा लग जाता है। तो वही चीज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में अपने एस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ इतना रुपए लग सकता है, लेकिन उतना लगता नहीं है, वो काम होने के बाद ही पता चलता है। तो उसी को क्या बोला गया है, एस्टिमेट बोला गया है। क्या है वो, प्रोबेबल कास्ट है, अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले जो प्रोबेबल कास्ट हम लोग एक रफली मान करके चलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, एस्टिमेट बोला जाता है कि हाँ इतना एस्टिमेट है। Indicating work left in excavated trench to facilitate the measurement of borrow pit are known as tell-tales बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, छोटा छोटा, और हम ये सोच रहे हैं एक ही वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आपको करवाते, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है, देखिए एग्जाम क्वालिफाइंग करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपके पास जितना कलेक्शन रहेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही फायदेमंद होता है। आप थियरी कितना भी पढ़ लीजिए वो तब तक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। तो मिशन पीडब्ल्यूडी बैच इसीलिए चालू किया गया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही ना हो।
50,000 1 लाख क्वेश्चन लगभग आपको करवा दिया जाए। तो मिशन पीडब्ल्यूडी इसीलिए करवाया गया। वहाँ पर देखिए ये सब पीडीएफ काफ़ी पहले ही दी जा चुकी है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में जुड़े होंगे आप लोग उनसे कंसल्ट करिएगा। काफ़ी लाभदायक बैच है और जितने भी इसमें देखिए एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले गए ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के रूप में पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब आपके पास देखिए पहली चीज कि अगर दोबारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होना ही है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ये होता है यहाँ का क्वेश्चन कहीं अलग अगले एग्जाम में, फिर अगले क्वेश्चन के एग्जाम किसी अदर एग्जाम में ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो अगर 50,000 1 लाख क्वेश्चन आप तैयार कर लिए, कई बार पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन भर के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ें हैं, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी चाहिए। बैच से जुड़ना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें जितने भी बुक करवाई गई हैं लगभग 4 बुक खत्म हो चुकी हैं। सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया गया है। अगर उससे जुड़ना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। बाकी हम कोशिश है यहीं पर ही वीडियो में जल्द से जल्द आपको फास्ट मोड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोग दोस्तों अपने साथियों को जरूर शेयर करिए कि इतना हम एफर्ट आपके लिए लगाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला देखिए, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जनरली कितना लिया जाता है, 10% लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट एनालिसिस ऑफ रेट में। अगला है द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जैसे ड्राइंग होता है, ड्राइंग में सिंपल सी बात है हर चीज नहीं दर्शाया जा सकता, तो उसको अब आर्किटेक्टर या एस्टिमेटर जो भी एस्टिमेट बना रहा है, ड्राइंग मिल गई, ड्राइंग में केवल लंबाई चौड़ाई क्या है कैसे वो चीज़ दर्शाई जाती है। अदर स्पेसिफिकेशन जो हमें चाहिए वो चीज़ हम कैसे देते हैं, स्पेसिफिकेशन के थ्रू देते हैं एस्टिमेटर को कि स्पेसिफिकेशन में हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो हम किसके द्वारा बताते हैं, स्पेसिफिकेशन के द्वारा बताते हैं। ड्राइंग में क्योंकि हर चीज़ केवल लंबाई चौड़ाई लिखी रहती है, ड्राइंग में तो हर चीज़ लिखना संभव नहीं होता है। तो स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम जो भी अपना मैसेज होते हैं, जो भी चीज़ें की और रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग में, वो हम स्पेसिफिकेशन के द्वारा एस्टिमेटर को हम लोग कन्वे कर देते हैं। फिर अगला है देखिए, इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ठीक है। स्टील का रोलिंग शटर है, जैसे आप लोग जानते हैं एक होता है प्लेन शटर, ये मान लीजिए प्लेन हो गया। अब रोलिंग शटर जो होता है आप लोग जानते होंगे इसमें ऐसे ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, ग्रुप बने होते हैं, ऐसे ग्रुप बने होते हैं, ठीक, रोलिंग शटर। तो अब इसमें पेंट कम लगेगा, सिंपल सी बात है, इसमें पेंट ज्यादा लगेगा रोलिंग वाले में। तो वही कह रहा है कि प्लेन एरिया में जितना पेंट लगेगा उसका कितना % बढ़ा दिया जाए पेंट, क्योंकि अब इसको नापना संभव नहीं है, उतना इजी है नहीं नाप पाना है, क्योंकि भाई इसमें ग्रुप बने होते हैं, कैसे नापेंगे। तो प्लेन चीज को नापना इजी होता है, तो प्लेन चीज को नाप करके कुछ % हम लोग बढ़ा देंगे तो उतने पेंट में हम क्या करेंगे, इसकी पेंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर है, अगर स्टील की रोलिंग शटर है तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, प्लेन एरिया का 10% आप बढ़ा देंगे। 10% जब बढ़ाएंगे तो जानते हैं 1 का 10%, 100% कोई चीज़ है पहले आगे, उसका 10% बढ़ाएंगे तो 10% बढ़ाएंगे तो 1.1 आ जाएगा, मतलब 10%। इसको या तो बोल सकते हैं 10% बढ़ा देंगे या 1.1 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1.1, जो भी प्लेन एरिया आएगा उसमें 1.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो आएगा हमें एस्टिमेशन वो किसका आ जाएगा, स्टील रोलिंग शटर का आ जाएगा, ठीक। इसी टाइप से यहाँ देखिए परसेंटेज में वही चीज़ को यहाँ परसेंटेज में लिख दिया गया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में परसेंटेज में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो देखिए है अगला, व्हेन पेंटेड एरिया एंड कोरुगेटेड शीट है अगर इज टू बी एस्टिमेटेड प्लेन एरिया ऑफ शीट शुड बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग %, ठीक है। अगर कोरुगेटेड शीट है, ठीक, कोरुगेटेड शीट स्टील शीट है, कोरुगेटेड की स्टील शीट है तब कितना बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं। फिर कोरुगेटेड की एस्बेस्टस सीमेंट शीट है 20% बढ़ाते हैं। फिर सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट है तब भी कितना बढ़ाते हैं, 10%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया भी गया है, ठीक। ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर 8%, ठीक है। तो एस्टिमेट बनाते समय किसी भी बिल्डिंग का तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कास्ट लेते हैं वो कितना लेते हैं, 8% लेते हैं टोटल एस्टिमेटेड कास्ट का, ठीक। फिर अगला, ए डॉक्यूमेंट कंटेंट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क बट देयर क्वांटिटीज आर
नॉट मेंशन टुगेदर विथ देयर करंट रेट्स। देखिए जब हम बता रहे हैं ना करंट रेट जो है उनकी क्वांटिटी के साथ अगर मेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, शेड्यूल ऑफ रेट हुआ उसको बोला जाएगा। और अगर उसकी क्वांटिटीज शेड्यूल मतलब करंट रेट से वहाँ पर दर्शाई गई रहें तो उसे क्या बोला जाता है, एनालिसिस ऑफ रेट बोला जाता है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को 2 बार डाला हुआ है और ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग देखिए लैंग्वेज में पूछा गया है शेड्यूल ऑफ रेट को। अगला है इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम फॉर क्रॉस वॉल व्हाट डिडक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेंटर लाइन लेंथ एट ईच जंक्शन हाफ द विड्थ होता है। ठीक है, जैसे क्रॉस वॉल आपका कहीं है, मान लीजिए एक वाल है 2 कमरे का, ठीक है ये है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस वॉल मिल रही है, यहाँ पर तो नहीं मिल रही है, ये मान लीजिए आपकी पूरी वॉल है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस वॉल है तो वही यहाँ पर कह रहा है तो क्रॉस वॉल पे सेंटर लाइन मेथड में ठीक है कितना वहाँ डिडक्शन होता है, तो हाफ द विड्थ को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, फिर अगला है whenever color washing on asbestos cement corrugated sheet is done in the estimation the plane area of sheet is increased by 20%। वही ऊपर ही जहाँ बताया गया है, देखिए एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट है, बस यही कीवर्ड आप लोग पकड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पर है एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट कितना बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं, सीधे सीधे यही दिमाग में रखिएगा कीवर्ड, इसलिए यहाँ पर कीवर्ड ही बोला गया। देखिए एस्बेस्टस की सीमेंट कंक्रीट शीट थी कोरुगेटेड, देखिए कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट 20%। जब सेमी वर्ड लग गया सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस, बस सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस इतना याद रखेंगे 10% हो जाएगा। कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट अगर याद रखेंगे आ गया 20%। अगर कोरुगेटेड स्टील शीट आ गया, स्टील नाम आ गया तो 10% होता है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे कुछ फिर पर्टिकुलर आइटम है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे, मेजरमेंट भी इनका भी पूछा गया काफी बार। ठीक, देखिए अर्थवर्क का क्या होता है फिलिंग में, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर को ही मीटर क्यूब बोला जाता है। ठीक, मीटर क्यूब बोला जाता है। फिर कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, कंक्रीटिंग कहीं भी रहेगी, हमने पहले बताए कहीं पर भी कंक्रीटिंग किया जाए। ठीक है, लिंटल स्लैब छज्जा फाउंडेशन उसका क्या होगा, उसका भी क्यूबिक मीटर होता है। डीपीसी डैम टू कोर्स का स्क्वायर मीटर। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क भी अगर कहीं पर भी हो रहा है चाहे फाउंडेशन में, प्लिंथ वर्क में या सुपर स्ट्रक्चर में या वॉल में, आर्च में, देखिए एक ही में हमने इंक्लूड कर दिया कि 10 पॉइंट बनाने का क्या मतलब, एक ही लाइन में सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। फिर शटर ऑफ डोर्स एंड विंडोज, ठीक है, जो उसकी लीफ होती है, शटर जो होता है दरवाजे का और विंडो का बनाता है, फाटक जो होता है उसको किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में करते हैं। स्टील रेनफोर्सिंग बार इन आरसीसी एंड रेनफोर्स ब्रिक वर्क, ठीक है, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, फिर अगला है रिवेट्स बोल्ट नट्स ईटीसी, किसमें, क्विंटल में। आयरन का ग्रिल्स क्विंटल में। ठीक है, आरसीसी एंड आरबी स्लैब रूफ को मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर में। ठीक है, फिर और कुछ है, लीन कंक्रीट रूफ स्क्वायर मीटर में, एसी, ठीक है, सीट रूफिंग स्क्वायर मीटर में, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वाइटिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग वर्क, ये सभी किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। देखिए फ्लोरिंग वर्क मीटर स्क्वायर में। फिर स्टील या वुडन ट्रसेस को नंबर में करते हैं। ठीक, फिर रेन वाटर पाइप या प्लेन पाइप कहीं फिर रनिंग मीटर में ही। कॉर्निश जो है वो भी रनिंग मीटर, काफी एग्जाम में कॉर्निश पूछा जाता है, आप लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे गए थे लेकिन कॉर्निश बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज वैल्यूएशन। ठीक है, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग फेयर वैल्यू, किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की अगर हम प्राइस निकाल रहे हैं नॉर्मली तो उसको क्या बोला जाता है, वैल्यूएशन बोला जाता है। ठीक, वैल्यूएशन टेक्निक। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल। देखिए विदाउट है तो क्या हो जाएगा, जंक वैल्यू या साल्वेज वैल्यू हो जाएगा सीधे। अगर यही डिसमेंटल्ड होता तब क्या हो जाता है, स्क्रैप वैल्यू आ जाता। देखिए यहाँ काफी क्लियर हो गया है आपको, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है व्हेन एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू कॉन्ट्रैक्टर देन सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कास्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
ये बोला जा रहा है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन का कास्ट प्लस, अगर बाई सिंपल सी बात जो काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो अगर दोनों को जोड़ने के बाद क्या बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है कास्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दोनों का ऐड होता है। ठीक, अगला है द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। जैसे जब हम लोग एस्टिमेट के बाद बिलिंग करते हैं या एस्टिमेट बनाते समय अलग अलग दिखाते हैं, जैसे रेनफोर्समेंट का, ब्रिक वर्क का, पेंटिंग का, एक्सकवेशन का, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम सेपरेटली अलग आइटम नहीं मानते हैं, उनको मतलब किसी न किसी काम के अंतर्गत मान लिया जाता है कि वो चीज़ें इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे सेटिंग आउट ऑफ वर्क हो गया, साइड क्लियरेंस हो गया, डेडमैन हो गया। जैसे साइड क्लियरेंस, ये एकदम सीधे सीधे वर्ड याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में मिलते हैं सीधे सीधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मतलब इनको सेपरेटली हम अलग आइटम ट्रीट नहीं करते हैं। साइड क्लियरेंस मतलब साइड की साफ सफाई होगी। सेटिंग ऑफ वर्क, मान लीजिए कोई वर्क है आगे पीछे थोड़ा बहुत करना है, तो इन सब चीज को हम अलग आइटम में नहीं मानते हैं। अगला है देखिए द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट का अगर फ्लोर है, ठीक है, तो एक दिन में एक मेसन कितना वहां काम कर लेगा, 7.5 स्क्वायर मीटर वो काम कर सकता है। ठीक, इन केस ऑफ लेइंग गली साइफन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स द कास्ट इंक्लूडेड। ठीक है, उसमें किसी चीज सेटिंग एंड लेइंग बेड कंक्रीटिंग कनेक्शन टू ड्रेन्स, उसमें सभी कास्ट की, ये इतने चीजों की कास्ट जो होती है उसमें इंक्लूड होती है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप में, साइफन्स में, इन सब चीजों के केस में। ठीक, फिर आगे है द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। ब्रिक वर्क को वैसे तो क्यूबिक में मेजर करते हैं, लेकिन एक कुछ आइडल कंडीशन है, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। वो कब किया जाता है, देखिए हनीकॉम्बिंग ब्रिक वर्क में, ब्रिक फ्लैट सोलिंग में, हाफ ब्रिक वॉल्स ऑन द पार्टीशन में, जब हाफ ब्रिक वॉल यूज किया जाता है वहाँ मीटर स्क्वायर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, स्क्वायर मीटर में किया जाता है। अगला है पिकअप द टर्म ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या चीज नहीं इंक्लूड की जाती, ऊपर भी बताया, कोर्टयार्ड एरिया, आंगन का एरिया। ठीक, आगे है द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड टू द फॉर द अर्थवर्क इन द एक्सक्वेशन ऑफ द फाउंडेशन आर 30 मीटर लीड होता है और लिफ्ट कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। अगला है वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन। एग्जैक्ट क्वांटिटी, देखिए यहाँ वर्ड याद रखेंगे, यही मेन है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर निकाला जाता है तो किससे निकल जाएंगी, क्वांटिटी सर्वेइंग के द्वारा एग्जैक्ट क्वांटिटी निकलेंगे। एग्जैक्ट वर्ड वहां याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला द टाइम बाई विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्री फ्लोट। इसको तो ऐसे जनरली याद कर लीजिए क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हमने सोचा लाओ डाल देते, कभी हो सकता है रिपीट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डमी एक्टिविटी वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल। कंक्रीट मटेरियल के लिए अगर हम लोग अराइवल के लिए वेट करते हैं, कंक्रीट मटेरियल के लिए वेट करते हैं साइड पे, तो उसको क्या बोला था, डमी एक्टिविटी बोला जाता है, मतलब। ठीक है, अगला है कास्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कास्ट कर्व इज गिवन बाय। कास्ट स्लोप का फार्मूला सीधे सीधे पूछता है, तो पास फार्मूला होता है क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट बटे नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ऊपर देखिए क्रैश कास्ट है, फिर नॉर्मल कास्ट है। ठीक है, इन्हीं दोनों को टाइम के साथ उल्टा कर देंगे तो बटे में, तो किसका फार्मूला मिल जाएगा, कास्ट स्लोप का मिल जाएगा। ये पूछा हुआ है एसएससी जेईई में क्वेश्चन, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट बटे नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, बस उल्टा हुआ है माइनस में। अगला स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में भी बोथ निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, जो भी स्क्रैप वैल्यू है और जीरो भी हो सकती है स्क्रैप वैल्यू, जैसे कि कंक्रीट का जो स्क्रैप वैल्यू होता है जीरो होता है, तो स्क्रैप वैल्यू क्या किसी भी प्रॉपर्टी की क्या हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, माइनस में, निगेटिव में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मशीनरी वर्क अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर है एरिया, ठीक है, ओपनिंग का, तो वहां पर भी कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में भी याद कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला डिडक्शन ऑफ टी जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइंस हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल। अगर कहीं पर भी टी जंक्शन बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक,
यहाँ पर कोई भी चीज है, ये देखिए टी ही जंक्शन तो बन रहा है, इसको अलग करेंगे तो वहाँ कितना डिडक्शन करेंगे, सेंटर लाइन में हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल करेंगे। ठीक, आगे है। अब देखिए हम इसके बाद ही बंद कर देंगे क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जा रही है, तो अगले वीडियो में, आगे 2 से 3 वीडियो में हम एस्टिमेट पूरा खत्म कर देंगे आपको। व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉर्निस का पहले हो गया रनिंग मीटर। एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ, देखिए थिकनेस में एक्यूरेसी रखना है मेजरमेंट के। ठीक है, आप स्लैब सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम इन सेंटीमीटर शुड बी 0.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी में थिकनेस के मेजरमेंट में ये एक्यूरेसी रखते हैं, किसके स्लैब के सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम और बीम में कितना रखते हैं, 0.5 सेंटीमीटर रखते हैं। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछा जाता है। ठीक है, कई प्रकार के मेटल के लिए या ट्रैक के लिए पूछा जाता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके लिए एस्टिमेशन में, लीड फॉर कार्ड्स ट्रैक के लिए। कार्ड्स ट्रैक के लिए देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधे सीधे कितना होता है, 1.1 होता है, याद रखेंगे आप लोग। सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कीवर्ड और कार्ड ट्रैक के लिए कहीं आ गया तो सीधे सीधे 1.1 ऑप्शन मिलेगा, आपको लगा दीजिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रिवेट को, रिवेट में किस में यूनिट है, क्विंटल में। ठीक है, तो ये रही आज की देखिए वीडियो, आपकी 40 मिनट की हो गई है। अभी तो 3 पेज ही खत्म हो पाया है, तो 2 से 3 वीडियो में हम ज़्यादा वीडियो भी लंबी ना हो, आपको सुविधा भी हो, आप लोग देख लें तो छोटे छोटे वीडियो में खत्म कर देंगे। 40 मिनट का हो गया। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, इतना काम आप जरूर करिएगा। और अगर आपको बैच लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, बैच मिल जाएगा। बाकी अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है तो हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द स्पीड मोड में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएंगे उतना करवा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।